वो आदमी जो हवा में गायब हो गया। एक तूफानी रात, एक हवाई जहाज और एक ब्रीफकेस लिए बैठा एक शांत सा आदमी। क्या हो अगर इतिहास की सबसे बड़ी गायब होने की कहानी कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा शातिर दिमागी जुर्म हो जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 24 नवंबर 1951, थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक 40-45 साल का आदमी बिजनेस सूट और काला चश्मा पहने डैन कूपर के नाम से सेटल के लिए एक तरफा टिकट खरीदता है। वह काउंटर पर बिल्कुल शांत था। फिर उसने प्लेन में अपनी सीट ली, एक ड्रिंक ऑर्डर की और सिगरेट सुलगा ली। उस प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी इतिहास रचने वाला था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक कागज का टुकड़ा दिया। फ्लोरेंस को लगा कि यह किसी बिजनेसमैन का फोन नंबर होगा और उसने उसे बिना पढ़े अपने पर्स में रख लिया। लेकिन कूपर उसकी तरफ झुका और धीरे से बोला, मिस, बेहतर होगा कि आप उस नोट को पढ़ें, मेरे पास बम है। फ्लोरेंस के हाथ कांपने लगे। उसने नोट खोला। उसमें साफ साफ लिखा था कि उसके ब्रीफकेस में बम है और वो चाहता है कि फ्लोरेंस उसके पास आकर बैठ जाए। फ्लोरेंस ने वही किया जो उसे कहा गया था। कूपर ने धीरे से अपना ब्रीफकेस खोला और फ्लोरेंस की सांसें अटक गईं। ब्रीफकेस के अंदर लाल रंग के सिलेंडर थे, बहुत सारे तार थे और एक बड़ी बैटरी थी। लेकिन सबसे अजीब मांग थी 4 पैराशूट की। जब पूछा गया कि उसे 4 पैराशूट क्यों चाहिए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे एफबीआई को लगा कि शायद वो किसी क्रू मेंबर को अपने साथ बंधक बनाकर कूदना चाहता है। विमान सिएटल शहर के ऊपर हवा में ही 2 घंटे तक चक्कर काटता रहा। नीचे जमीन पर एफबीआई एजेंट्स में हड़कंप मचा हुआ था। वो भाग भाग कर पैसों और पैराशूट का इंतजाम करने में लगे थे। उन्होंने सिएटल के ही एक लोकल स्काई डाइविंग स्कूल से पैराशूट्स का जुगाड़ किया, लेकिन प्लेन के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। डैन कूपर जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। उसने एक और ड्रिंक ऑर्डर की, उसका पूरा भुगतान किया और फ्लाइट अटेंडेंट को टिप देने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने ये भी अनुरोध किया कि जब प्लेन लैंड करे तो सभी यात्रियों के लिए खाना मंगवाया जाए। उसका व्यवहार किसी डरे हुए अपराधी जैसा नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरे बॉस जैसा था। शाम को जब विमान सिएटल में उतरा तो कूपर ने अपना वादा निभाया। जैसे ही पैसे और पैराशूट प्लेन के अंदर आए, उसने सभी 36 यात्रियों और 2 क्रू सदस्यों को आजाद कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कूपर ने पायलट को एक नया आदेश दिया। उसने कहा, विमान को वापस हवा में उड़ाओ और मैक्सिको सिटी की तरफ ले चलो। लेकिन उसकी शर्तें बहुत अजीब थीं। उसने कहा, विमान 10,000 फीट से नीचे उड़ेगा, रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी और सबसे अजीब बात, विमान के लैंडिंग गियर नीचे ही रहेंगे, यानी खुले रहेंगे। कोई भी प्रोफेशनल पायलट जानता था कि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन कूपर के पास बम था और किसी के पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के लगभग 8 बजे विमान ने सेटल से दोबारा उड़ान भरी। इस बार प्लेन में सिर्फ डैन कूपर और कुछ क्रू सदस्य ही बाकी थे। कूपर ने सभी क्रू को कॉकपिट में जाने का आदेश दिया और दरवाजा बंद करवा दिया। उसने पैसों का बैग, जिसमें लगभग 10 किलो वजन था, अपने शरीर से बांधा और पैराशूट पहना। रात 8:13 पर दक्षिणी वॉशिंगटन के घने जंगलों और पहाड़ों के ऊपर कॉकपिट में एक चेतावनी बत्ती जली। ये बत्ती इस बात का संकेत थी कि विमान की पीछे वाली सीढ़ियां, जिन्हें एफ्ट स्टेयर्स कहते हैं, खुल गई हैं। डैन कूपर $2 लाख के साथ उस बर्फीली तूफानी रात में 0 से भी कम तापमान में अंधेरे में कूद गया। वो हवा में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं, और इसी के साथ वो इतिहास का एकमात्र ऐसा हवाई डाकू बन गया जो कभी पकड़ा नहीं गया। इसके बाद शुरू हुई अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन, जिसे एफबीआई ने नॉरजैक यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग का नाम दिया। हजारों सैनिकों और एफबीआई एजेंट्स ने जमीन और आसमान से उस बर्फीले जंगल का कोना कोना छान मारा। हेलीकॉप्टर, प्लेन और पैदल टीमें सबने मिलकर हफ्तों तक तलाशी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न डैन कूपर का कोई निशान, न पैराशूट और न ही पैसों से भरा बैग। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान उसे खा गया हो। सालों तक यह केस एक ठंडी फाइल बनकर रह गया।
पूरी दुनिया मान चुकी थी कि कूपर उस रात की छलांग में बच नहीं पाया होगा। फिर ठीक 9 साल बाद 1980 में एक हैरान करने वाली घटना हुई। 8 साल का एक लड़का ब्रायन इंग्राम अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी के किनारे पिकनिक मना रहा था। रेत में खेलते खेलते उसे $20 के नोटों के 3 गले सड़े बंडल मिले। उसके परिवार ने पुलिस को खबर दी। जब FBI ने उन नोटों के सीरियल नंबर की जांच की तो उनके होश उड़ गए। ये नंबर डैन कूपर को दिए गए फिरौती के पैसों से हूबहू मेल खाते थे। कुल $5,800 मिले थे। लेकिन इस खोज ने रहस्य को सुलझाने की बजाय और भी गहरा कर दिया। सवाल यह था कि पैसे वहां कैसे पहुंचे। क्या कूपर नदी में गिरकर मर गया था और उसके बैग से कुछ पैसे बहकर किनारे आ गए, या फिर उसने ये पैसे जानबूझकर वहां सबूत मिटाने के लिए दबा दिए थे? अगर वो मर गया तो उसकी लाश और बाकी के $1,94,000 कहां थे? इस केस में एक और बड़ा सुराग था, वो टाई जो कूपर प्लेन में छोड़ गया था। सालों तक ये टाई FBI के पास एक सबूत के तौर पर पड़ी रही। फिर 2000 के दशक में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से उस टाई की जांच की। उन्हें उस पर शुद्ध टाइटेनियम के छोटे छोटे कण मिले। अब ये कोई आम टाइटेनियम नहीं था। 1971 में इस तरह का शुद्ध टाइटेनियम सिर्फ कुछ ही हाईटेक कंपनियों में इस्तेमाल होता था, जैसे कि बोइंग, जो उस समय सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस खोज से एक नई थ्योरी सामने आई कि कूपर कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि शायद एक इंजीनियर, तकनीशियन या कोई कॉन्ट्रैक्टर था जिसका संबंध एरोस्पेस इंडस्ट्री से था। FBI ने इस केस में 800 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। इनमें से कुछ नाम बहुत चर्चा में रहे। सबसे बड़ा संदिग्ध था रिचर्ड मैककॉय जूनियर। उसने कूपर की घटना के कुछ महीने बाद ही बिल्कुल उसी तरीके से एक और प्लेन हाईजैक किया था। वो भी पैराशूट से कूदा था, लेकिन पकड़ा गया। हालांकि उसकी शक्ल और खून के नमूने कूपर से मेल नहीं खाते थे। एक और बड़ा संदिग्ध था रॉबर्ट रैकेस्ट्रॉ, जो एक पूर्व सैनिक था और उसे पैराशूटिंग और विमानों की अच्छी जानकारी थी। उसने कई इंटरव्यू में ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि वही कूपर है, लेकिन FBI कभी भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन हर संदिग्ध के साथ कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उसे कूपर साबित नहीं कर पाती थी। किसी का DNA मैच नहीं हुआ तो कोई घटना के समय कहीं और था। 45 साल की लगातार और महंगी जांच के बाद 2016 में FBI ने आखिरकार हार मान ली और आधिकारिक तौर पर इस केस को बंद कर दिया। ये अमेरिकी इतिहास की एकमात्र अनसुलझी हवाई डकैती है। विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि कूपर का उस रात बचना लगभग नामुमकिन था। वो बिना सही कपड़ों के एक भयानक तूफान में अंधेरे जंगल के ऊपर कूदा था। पैराशूट भी रिजर्व था, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला। लेकिन अगर वो मर गया तो उसका शरीर या बाकी के पैसे आज तक क्यों नहीं मिले? सवाल ये था कि पैसे वहां कैसे पहुंचे। क्या कूपर नदी में गिरकर मर गया था और उसके बैग से कुछ पैसे बहकर किनारे आ गए, या फिर उसने ये पैसे जानबूझकर वहां सबूत मिटाने के लिए दबा दिए थे? अगर वो मर गया तो उसकी लाश और बाकी के $1,94,000 कहां थे? आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। D.B. कूपर अब एक अपराधी से ज्यादा एक लोकनायक, एक किंवदंती बन चुका है। वो एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या डैन कूपर उस रात बच निकला और कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू की, या फिर उस घने जंगल ने उसके राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया? आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।